सेल बायोलॉजी सीरीज पार्ट 1। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी की फंक्शनिंग को समझने के लिए सेल्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज की वीडियो में हम सेल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी को एक ही समय में कई सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, जैसे कि फूड को डाइजेस्ट करना, नर्व्स में इलेक्ट्रिकल मैसेजेस भेजना, हार्ट से ब्लड पंप करना, न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, यूरिन और फीसेस का निर्माण करना और भी कई सारी चीज़ें। ये सभी एक्टिविटीज़ सेल्स के कारण ही पॉसिबल हो पाती हैं। इसलिए सेल्स को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। हर सेल में कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एटसेट्रा। सेल ऑर्गेनेल्स के आधार पर सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई सारे मेसोसोम्स भी पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है और सारे ऑर्गेनेल्स उसमें मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एटसेट्रा। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स को बाहर से कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है जो कि साइटोप्लाज्म और सेलुलर ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करती है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स के और उसके सराउंडिंग से होने वाले सभी कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका नेचर सेमी परमिएबल होता है। 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सेल मेम्ब्रेन के डिटेल्ड स्ट्रक्चर का पता लगाया जा सका। कई साइंटिस्ट ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, लेकिन जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है वो है सेंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इस मॉडल में यह बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर है जिसमें कई ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। लिपिड और प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन सेल टू सेल वेरी करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स की, तो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स में 52% प्रोटीन होती है और 40% लिपिड होते हैं। लिपिड बाइलेयर एक क्वाजी फ्लूइड स्टेट में रहता है और ये इसका नेचर डायनामिक होता है। क्वाजी फ्लूइड का मतलब है सेमी सॉलिड, यानी कि इसका कुछ पार्ट फ्लूइड है, कुछ पार्ट सॉलिड है। और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डायनामिक इन नेचर होती है, यानी यह हमेशा चेंज होती रहती है। लिपिड बाइलेयर में सबसे ज़्यादा फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। इन फॉस्फोलिपिड्स का हाइड्रोफिलिक हेड होता है इसमें, और एक लॉन्ग कार्बन टेल होती है जो 16 से 22 कार्बन लेंथ की होती है। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लविंग, और जो टेल होती है वो इंटीरियर में होती है एंड इट इज़ हाइड्रोफोबिक। अब बात करते हैं फॉस्फोलिपिड्स के हेड ग्रुप की। फॉस्फोलिपिड के हेड ग्रुप में ग्लिसरॉल अटैच होता है, इसलिए इसे फॉस्फोग्लिसराइड कहते हैं। फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल के अलावा फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा होता है और फॉस्फेट से भी एक एडिशनल ग्रुप जुड़ा होता है जिसे कोलिन कहते हैं, और इसलिए तब ये बनता है फॉस्फेटिडाइल कोलिन। तो यदि फॉस्फेट के साथ जो एडिशनल ग्रुप जुड़ा है, अगर वो कोलिन की जगह इथेनोलामाइन हो तो बनेगा फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन, और यदि सेरीन जुड़ेगा तो बनेगा फॉस्फेटिडाइल सेरीन। आइनोसेटॉल जुड़ेगा तो बनेगा फॉस्फेटिडाइल आइनोसेटॉल, और ये सभी ग्रुप जो होते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं। और अगर सेरीन जुड़ेगा तो फॉस्फेटिडाइल सेरीन बनेगा। ये सभी ग्रुप्स होते हैं हाइड्रोफिलिक, और फॉस्फेट के नेगेटिव चार्ज के साथ में ये हेड ग्रुप को वाटर सोल्यूबल बनाते हैं। इसके बाद हेड ग्रुप से अटैच्ड होती है एक लॉन्ग फैटी एसाइल चेन। यह फैटी एसाइल चेन हाइड्रोफोबिक होती है। इस फैटी एसाइल चेन में दो टेल्स होती हैं, एक उसमें से एक अनसैचुरेटेड होती है और दूसरी सैचुरेटेड होती है। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें सभी सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हों, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तरह से हाइड्रोफोबिक टेल में एक अनसैचुरेटेड चेन है, एक दूसरी सैचुरेटेड चेन है।
फॉस्फोग्लिसराइड मॉलिक्यूल में एक तरफ पोलर हेड है और दूसरी तरफ फैटी एसिड चेन्स हैं जो कि नॉन पोलर होती हैं, इसलिए इसे एम्फीपैथिक कैरेक्टर शो करता है। यानी हाइड्रोफिलिक होना और हाइड्रोफोबिक होना, ये क्या कैरेक्टर है, एम्फीपैथिक कैरेक्टर शो करना कहते हैं। जैसे लिपिड बाइलेयर में फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, उसी तरीके से स्फिंगोलिपिड्स भी लिपिड बाइलेयर में पाए जाते हैं। ये भी सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट होते हैं। ये पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन नर्व सेल्स के माइलिन शीट की जो लिपिड बाइलेयर है, वहाँ पर स्फिंगोलिपिड्स अबाउट 25% तक पाए जाते हैं। इनका काम सिग्नलिंग में होता है। स्फिंगोलिपिड्स में स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें एक स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल होता है। स्फिंगोसिन एक 18 कार्बन लॉन्ग अमीनो अल्कोहल होता है, जिसमें एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन होती है। और स्फिंगोसिन के मॉलिक्यूल से, यानी इस स्फिंगोसिन के अमीनो ग्रुप से जब एक और फैटी एसिड की चेन अटैच होती है तो ये बनाता है स्फिंगोलिपिड। तो इस तरह से स्फिंगोलिपिड में 2 लॉन्ग फैटी एसिड चेन हो गई जो कि हाइड्रोफोबिक होती हैं, और दूसरी तरफ एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है इसमें। तो इस तरीके से एक तरफ हाइड्रोफिलिक हेड हुआ, दूसरी तरफ 2 लॉन्ग हाइड्रोफोबिक चेन्स हुई, हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड चेन्स हुई तो इस तरह से जो स्फिंगोलिपिड्स है वो भी एम्फीपैथिक कैरेक्टर शो करता है। नाउ ग्लाइकोलिपिड्स, यह भी सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है और हमारे नर्वस सिस्टम में मेनली पाया जाता है। जब हमारी लिपिड बाइलेयर के किसी लिपिड मॉलिक्यूल्स से कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं तो उसे ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। इसका फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल रखना और सेलुलर रिकॉग्निशन में हेल्प करना। सेलुलर रिकॉग्निशन का मतलब है एक सेल का दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करना, यानी और अपने आप से अलग रखना, यानी कि फॉरेन ऑब्जेक्ट से अपने आप को डिस्टिंग्विश करना। इसका मेन फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम में होता है। नाउ कोलेस्ट्रॉल भी हमारे लिपिड बाइलेयर में पाया जाता है। यह हमारे लिपिड बाइलेयर के आउटर मोस्ट सरफेस पर पाया जाता है। इसका ऊपरी हिस्सा हाइड्रोफिलिक होता है और बाकी का पार्ट लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड होता है। जो अंदर एम्बेडेड वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है। इसमें हाइड्रोफोबिक रिंग्स फ्लैट और रिजिड होती हैं। नाउ मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स, यूकारियोटिक सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। सेल्स के टाइप के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट उनके वेट का 2 to 10% तक हो सकता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स जब प्रोटीन के साथ अटैच्ड होते हैं, यानी प्रोटीन के साथ कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं, तो इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। इन ग्लाइकोप्रोटीन्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं वो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, यानी कि इसमें 15 शुगर्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यानी मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स का यदि हम एग्जाम्पल देखें तो अगर रेड ब्लड सेल्स को हम देखें तो रेड ब्लड सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर में जो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं वो पर्सन के ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। यानी किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए रहेगा, बी रहेगा, ए बी या ओ होगा, इस बात को ये मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स डिटरमाइन करते हैं। नाउ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी एम्फीपैथिक होती हैं, यानी इसमें भी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं। इसका जो पार्ट, यानी इन प्रोटीन्स का जो पार्ट लिपिड बाइलेयर में होता है, यानी इस प्रोटीन का जो पार्ट लिपिड बाइलेयर के अंदर होता है, एम्बेडेड होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है। इन प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड रेसिड्यूज लिपिड बाइलेयर के फैटी एसाइल चेन्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और उनके साथ वान डेर वाल फोर्सेस फॉर्म करते हैं। इन्हीं वान डेर वाल फोर्सेस के कारण ये प्रोटीन्स लिपिड बाइलेयर में अपने स्थान पर टिके रहते हैं। इनका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, यानी जो पार्ट लिपिड बाइलेयर के आउटर सरफेस पर होता है, वो वाटर सोल्यूबल होता है और ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस के साथ में इंटरेक्ट करता है। और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के अलावा जो लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन्स पाई जाती हैं उनमें से एक है पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल का मतलब होता है आउटर मोस्ट या ऊपरी सतह पर जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं वे। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं वो लिपिड बाइलेयर के साथ में वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स से अटैच होती हैं और यह लिपिड बाइलेयर के आउटर मोस्ट सरफेस पर पाई जाती हैं। दीज प्रोटीन्स एक्ट एज अ मेम्ब्रेन सपोर्ट, और ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं उन्हें भी ये सपोर्ट प्रदान करती हैं। और अदर प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं उनको भी ये पेरिफेरल प्रोटीन्स एक्टिवेट करती हैं और इनका काम होता है सेल टू सेल इंटरेक्शंस में हेल्प करना।
यानी कि अगर एक सेल को दूसरे सेल्स से इंटरेक्ट करना है तो उसमें पेरिफेरल प्रोटीन्स अपना रोल प्ले करती हैं। हमारे लिपिड बाइलेयर में इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के अलावा जो तीसरी टाइप की प्रोटीन पाई जाती है वो है लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारे लिपिड मेम्ब्रेन के हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर पर ऊपरी सतह पर पाई जाती है, यानी आउटर मोस्ट सरफेस पे पाई जाती है, लेकिन ये अंदर तक एम्बेडेड होती है और अंदर लिपिड्स से ये कोवेलेंटली अटैच्ड होती है। इसके अलावा ये लिपिड मेम्ब्रेन एंकर्ड प्रोटीन्स जो होती हैं, ये लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती हैं ये परमानेंटली अटैच्ड भी होती हैं, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन्स जो थी वो नॉन परमानेंट थी। हमारे यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी 3 टाइप की होती हैं, जैसे एक प्रीनाइल ग्रुप्स, दूसरी है फैटी एसाइल ग्रुप्स और तीसरी है ग्लाइकोसिल फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल या फिर GPI ग्रुप्स। लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का काम होता है सेल मेम्ब्रेन को दूसरे प्रोटीन्स के साथ में बाइंड करने का। ये GPI ग्रुप्स जो होते हैं ये लिपिड बाइलेयर के आउटर सरफेस पे लोकेटेड होते हैं और ये बाहर की तरफ प्रेजेंट अदर मॉलिक्यूल्स या अदर प्रोटीन्स को सेल मेम्ब्रेन से अटैच करने का काम करते हैं, जबकि जो दूसरे 2 टाइप्स हैं यानी प्रीनाइल ग्रुप और फैटी एसाइल ग्रुप ये प्रेजेंट होते हैं लिपिड बाइलेयर में नीचे की तरफ से, यानी साइटोप्लाज्म को फेस करते हुए। तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं या कोई प्रोटीन है उनको लिपिड बाइलेयर से अटैच करने का काम होता है। लिपिड राफ्ट्स, जब लिपिड बाइलेयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जैसे कि स्फिंगोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें एक बहुत सारे क्लस्टर के फॉर्म में एकजुट हो जाएं, एक साथ हो जाएं, तो फिर ये लिपिड राफ्ट्स बनाती हैं। इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना या सिग्नलिंग करना। ये लिपिड राफ्ट्स फ्रीली फ्लोट करते हुए मतलब डोमेन्स होते हैं। इनमें बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में कोलेस्ट्रॉल, स्फिंगोलिपिड्स होते हैं और इनका नेचर भी एम्फीपैथिक होता है, यानी कि एक तरफ हाइड्रोफिलिक एंड होगा और दूसरा हाइड्रोफोबिक एंड्स होता है। नाउ मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का मतलब होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लचीलापन। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सेल्स को टाइम पर अपना शेप चेंज करना पड़ता है, जैसे ग्रो करने के लिए या डिवीजन के टाइम पर, माइटोटिक या मियोसिस डिवीजन के लिए हमारी सेल्स को अपना शेप चेंज करना पड़ता है। इसलिए इसके लचीलापन होना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा भी सेल्स को अलग अलग प्रोटीन्स को या उनके रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस करना पड़ता है। इसके अलावा कई तरह की मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को पूरा करने के लिए मॉलिक्यूल्स की एंट्री और एग्जिट को भी रेगुलेट करना पड़ता है। कई तरह के प्रोटीन्स या आयंस हमारे सेल मेम्ब्रेन से अंदर आते हैं सेल के अंदर और हमारे सेल के जो वेस्ट हैं वो बाहर जाते हैं। तो इन्हें रेगुलेट करने के लिए हमारी सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा इसमें डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सारी एक्टिविटी को करने के लिए हमारे सेल मेम्ब्रेन का लचीलापन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कैसे रेगुलेट होती है। जैसा हमें मालूम है कि हमारे लिपिड बाइलेयर के फॉस्फोलिपिड्स में एक हेड ग्रुप होता है और टेल ग्रुप होता है। जो टेल ग्रुप है उसमें 2 फैटी एसिड की चेन होती हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरी अनसैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की टेल में किंक्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड आने की वजह से वहाँ पे एक एंगल से हम जो मेम्ब्रेन की जो फैटी एसिड की टेल है वो हल्की सी मुड़ जाती है, इसलिए उसे किंक कहते हैं। और इस किंक की वजह से जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके मॉलिक्यूल्स ठीक तरीके से ठीक तरीके से इवनली पैक नहीं हो पाते हैं आपस में। सारे फॉस्फोलिपिड्स आपस में एक तरह से अच्छे से पैक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि किंक प्रेजेंट है। इसकी किंक की वजह से इनमें डिफ़िकल्टी से ये पैक हो पाते हैं, अनइवन होता है। इसी वजह से वहाँ पे फ्लूइडिटी
आ जाती है। तो इस तरह से अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं वो फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हमारे सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि ये डिफ्यूजन को, ऑस्मोसिस को, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट को, इन चीज़ों को रेगुलेट कर सकें। अब हम अपने अगली वीडियो में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट का रेगुलेशन किस तरीके से होता है।